The Lean Entrepreneur: How Visionaries Create Products, Innovate with New Ventures, and Disrupt Markets. Book by Brant Cooper and Patrick Vlaskovits. About book: आज दुनिया तेजी से बदल रही है और दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। आज के टाइम में कोई भी सिर्फ एक रेगुलर, स्टेबल जॉब के भरोसे बैठकर नहीं रह सकता। आज का बिजनेस लैंडस्केप इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी आइडियल एनवायरनमेंट देता है। इस बुक के जरिए आप सीखोगे कि कैसे हम लीन मेथडोलॉजी यूज और डिसरप्टिव इनोवेशन यूज करके एक सक्सेसफुल बिजनेस ना सिर्फ क्रिएट कर पाएंगे बल्कि सस्टेन भी कर पाएंगे। ये समरी किस किस को पढ़नी चाहिए? एस्टरिस्क जो लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, एस्टरिस्क स्टार्टअप फाउंडर्स, एस्टरिस्क एंटरप्रेन्योर्स, एस्टरिस्क इन्वेस्टर्स ऑन्थर के बारे में ब्रैंट कूपर एक बेस्ट सेलिंग ऑन्थर और मूव्स द नीडल नाम का बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म के सीईओ है। वो इनोवेशन, डिजाइन थिंकिंग और लीन मेथडोलॉजी को काफ़ी स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं। ब्रैंट फिलहाल एक एडवाइजर के तौर पर एक्टिव है जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स को एडवाइस देते हैं। पैट्रिक व्लास्कोविट्स भी एक ऑन्थर है जिनकी 2 बुक्स न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल हो चुकी है। एक ऑन्थर होने के साथ साथ वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और पलेओहैक्स के फाउंडर और सीईओ भी है, जिसे 2015 में एक प्राइवेट इन्वेस्टर ने खरीद लिया था। इसके अलावा पैट्रिक एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी सुपर पावर्ड इंक के सीईओ और फाउंडर भी है जो ऑडियो प्रोसेसिंग में स्पेशलाइज्ड है। इंट्रोडक्शन: क्या आप एक एंटरप्रेन्योर है जो एक BDDD स्टार्टअप की प्लानिंग में जुटे हैं? क्या आप एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ऑनर है जो अपनी मार्केट को टेक ओवर करना चाहते हैं? आप चाहे जो भी प्लान कर रहे हो, लेकिन आज के टाइम में बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। ऐसे कॉम्पिटिशन के माहौल में लीन बिजनेस प्रैक्टिसेस ही सबसे बेस्ट तरीका है जो आपके बिजनेस को सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है। लीन का कॉन्सेप्ट है वेस्ट रिड्यूस करने के साथ साथ आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करना। इसी वजह से लीन एंटरप्रेन्योर्स लगातार अपना बिजनेस इंप्रूव करते रहेंगे। अपनी कंपनी और कस्टमर्स को डेली ऑब्जर्व करते हुए उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस बुक में आपको आज के टाइम के हिसाब से सक्सेसफुल बनने के तरीके बताए जाएंगे। आप सीखोगे कि कैसे आज की एडवांस टेक्नोलॉजीज आपको और आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। साथ ही आप डिसरप्टिव इनोवेशन की इंपॉर्टेंस भी समझोगे। डिसरप्टिव इनोवेशन तब होती है जब आपका कोई इनोवेशन एक पूरी इंडस्ट्री को रेडिकली चेंज कर दे। आप सीखोगे कि वो कौन सी स्पेशल क्वालिटीज़ है जो एक सिंपल एंटरप्रेन्योर को एक ट्रू विजन बनाती है। आप इस बुक में एफिशिएंट बिजनेस कल्चर के क्रिटिकल फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ोगे। साथ ही आप सीखोगे कि कैसे अपने बिजनेस मॉडल का उसी हिसाब से बिल्ड किया जाए। ये बुक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो कि कस्टमर है के बारे में बताएगी। साथ ही आप सीखोगे कि अपने आइडियल कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप ये भी पढ़ोगे कि कई बार आपके लिए कस्टमर्स को रिजेक्ट भी करना भी ज़रूरी हो जाता है। साथ ही आप पढ़ोगे कि कैसे अपनी मार्केट को समझने के लिए आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करने चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट्स ही आपको बता सकते हैं कि लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा या नहीं। ये बुक उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक परफेक्ट टूलकिट साबित होगी जो अपनी इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाना चाहते हैं। स्टार्टअप रेवोल्यूशन आज का दौर रैपिड चेंज का दौर है जिसमें हम रहते हैं। इसे इंफॉर्मेशन एज और नॉलेज एरा बोलते हैं। इस न्यू एरा में टेक्नोलॉजी का इकोनॉमी पर बोलबाला है। आज का टाइम मशीनों का दौर है जहां मशीनें हर मैन्युफैक्चरिंग जॉब को टेक ओवर करने में लगी है। सर्विस सेंटर्स में ऑनलाइन जॉब्स ऑफर की जा रही है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ने इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना दिया है। 3D प्रिंटिंग की हेल्प से आज हर कोई अपने डिज़ाइन के लिए प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकता है। पास्ट में नए टाइप के सॉफ्टवेयर्स पेटेंट किए गए थे। यहाँ पेटेंटेड का मतलब ये है कि क्रिएटर के अलावा और उसकी परमिशन के बगैर कोई और उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन आज कई सारे सॉफ्टवेयर्स ओपन सोर्स है, यानी कोई भी टैलेंटेड कोडर उस सॉफ्टवेयर को यूज और इम्प्रूव कर सकता है। इन्फॉर्मेशन एज का एक और फ़ायदा ये है कि आज के दौर में कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। AOL, जो कि एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, उसे 1 मिलियन यूजर्स तक अपनी पहुंच बनाने में 9 साल लगे थे, जबकि यही टारगेट फेसबुक ने सिर्फ 9 मंथ्स में अचीव कर लिया था। कनेक्टिविटी बढ़ने से इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों को फ़ायदा हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल है अमेजॉन की मैकेनिकल टर्क वेबसाइट। ये वर्कर्स को हायर करने के लिए यूज की जाती है जो कम पैसों में सिंपल जॉब्स कर सके। इंटरनेट की वजह से
मीडिया और इकॉनमी में एक्सपर्ट्स बड़ी जल्दी रिप्लेस्ड हो जाते हैं। कई सारे टैलेंटेड राइटर्स, स्टॉक एनालिस्ट्स और फोटोग्राफर्स को जो अभी उतने फेमस नहीं हुए हैं, उन्हें भी बड़ी इजीली नाम और काम मिल जाता है। क्राउड फंडिंग साइट्स जैसे किकस्टार्टर्स स्टार्टअप और सोशल मूवमेंट्स को पैसा जुटाने के लिए हेल्प कर सकती है। इन्फॉर्मेशन एज के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंक्लूजन पर पॉइंट करती है, यानी आज का दौर ही स्टार्टअप शुरू करने का बेस्ट टाइम है। आज एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया भर में और भी कॉमन हो गई है, हालांकि इस वजह से आज कंपटीशन भी पहले से ज्यादा बियाज चुका है। इस बढ़ते हुए कंपटीशन से निपटने के लिए स्टार्टअप्स को डिसरप्टिवली इनोवेट करना ही पड़ेगा। डिसरप्टिव इनोवेशन तब होती है जब आप मार्केट में कुछ नया और यूनिक इंट्रोड्यूस करते हो। इसकी वजह से अनसर्टेनिटी हो जाती है। यूजुअल टाइप की इनोवेशन है सस्टेनिंग इनोवेशन। ये तब होता है जब आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए इनोवेट करते हो। रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन सस्टेनिंग इनोवेशन की मदद लेकर आप बड़े बिजनेसेस को कंपटीशन नहीं दे सकते। डिसरप्टिव इनोवेटर्स को लीन स्टार्टअप मेथड यूज करने से अच्छा खासा फायदा हो सकता है। यहाँ लीन का मतलब आप सस्ता या लो क्वालिटी का मत समझिए। लीन एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। लीन स्टार्टअप्स उन एक्टिविटीज की एफिशिएंसी इंक्रीज कर लेंगे जो उनके बिजनेस में वैल्यू ऐड करते हैं। साथ ही ये उन एक्टिविटीज को या तो पूरी तरह से रिमूव कर देंगे या एकदम मिनिमाइज कर देंगे जो कंपनी के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। लीन बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को लगातार कुछ ना कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड करने पर फोकस रखता है। लीन कंपनीज हमेशा खुद और अपनी मार्केट को ऑब्जर्व करती है और अपनी ऑब्जर्वेशन से काफ़ी कुछ सीखते हुए अपने बिजनेस प्रोसेसेज इंप्रूव करती रहती है। इन इंप्रूवमेंट्स के जरिए ही ये अपने प्रोडक्ट की वैल्यू मेंटेन रख पाते हैं। बीस्पोक इनोवेशन एक डिसरप्टिव स्टार्टअप का ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। ये कंपनी प्रोस्थेटिक लिम्बस डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। इसके फाउंडर स्कॉट समिट द फाउंडर ने इस बात को नोटिस किया कि सारे प्रोस्थेटिक लिम्बस एक ही तरीके से तैयार होते हैं, जैसे किसी मशीन के पार्ट्स हो। उन्हें रियलाइज हुआ कि इंसान शायद इस तरह के प्रोस्थेटिक्स लिम्बस यूज करना पसंद ना करे। स्कॉट इस बारे में सोचते रहे कि प्रोस्थेटिक्स लिम्बस के डिज़ाइंस में किस टाइप की इंप्रूवमेंट्स की जा सकती है ताकि उन्हें और बेटर बनाया जा सके। उन्होंने प्रोडक्ट के लिए 3D प्रिंटिंग यूज करने का डिसीजन लिया। एक 3D प्रिंटर के साथ यूनिक डिज़ाइन क्रिएट करना ज़्यादा ईजी था। बिजनेस प्लान ये था कि बीस्पोक इनोवेशंस लोगों को स्पेशल फील करवाएगी। बीस्पोक इनोवेशंस की सबसे यूनिक चीज़ थी इनका लीन प्रोडक्शन प्रोसेस। कंपनी में मार्केट रिसर्च करने में कई महीने वेस्ट नहीं किए और ना ही उन्होंने बिजनेस शुरू करने के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की। उन्हें जब कोई ऑर्डर मिलता तभी वो प्रोस्थेटिक्स के प्रिंट निकालते। इसका ये फ़ायदा हुआ कि प्रोडक्ट अगर कभी फेल भी हुआ तो वो कम से कम प्रोडक्शन बंद करके आगे तो बाँच सकते हैं। बीस्पोक इनोवेशन हमेशा अपने कस्टमर्स से कनेक्ट करने पर फोकस करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान भी वो अपने क्लाइंट्स को पिक्चर सेंड कर देते थे। प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद वो लोग फीडबैक कलेक्ट करते। नतीजा ये हुआ कि बीस्पोक इनोवेशन लगातार ये सीखती रही कि अपने कस्टमर्स का एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव किया जाए। स्कॉट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये मेथड पास्ट में पॉसिबल ही नहीं होता। बगैर 3D प्रिंटिंग के उन्हें एक फैक्ट्री और परमानेंट स्टाफ मेंटेन करना पड़ता और बिना सोशल मीडिया के उन्हें मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की बदौलत लीन स्टार्टअप के लिए सक्सेसफुल बनना और भी ईजी हो गया है। विजन, वैल्यूज एंड कल्चर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को अक्सर विजनरीज बोला जाता है। इसका मतलब है कि फ्यूचर को लेकर उनका जो विजन है वही उन्हें अपने आप में यूनिक बनाता है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। विजन तो हर किसी का हो सकता है, लेकिन रियल में जो चीज़ किसी को विजनरी बनाती है वो है उनकी ड्राइविंग फोर्स। उनकी ड्राइविंग फोर्स ही वो एफर्ट है जिसकी वजह से वो दुनिया को बदलने का सपना देखता है। एक विजनरी अपनी विल पावर के दम पर ही अपने विजन को रियलिटी में बदल पाता है। इससे पहले कि आप एक एंटरप्रेन्योर की अपनी जर्नी स्टार्ट करें, आपको अपनी ड्राइविंग फोर्स आइडेंटिफाई करनी होगी। आप कई टाइप्स की ड्राइविंग फोर्स के बारे में सोच सकते हैं, पर ज़्यादातर इन 4 कैटेगरीज में आती है। फर्स्ट टाइप की ड्राइविंग फोर्स है सेगमेंट सेंट्रिक। ये तब होता है जब आपका बिजनेस किसी स्पेसिफिक ग्रुप पर फोकस कर रहा होता है। जैसे मान लो आपकी कंपनी हॉस्पिटल्स में आने वाली टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से डील करती है। आप उन्हें लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो
लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह सॉल्यूशंस कन्वीनियंट हो ताकि सारे लोग इन्वॉल्व हो सके, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ, एम्प्लॉयज़ और यहाँ तक कि पेशेंट्स भी शामिल हो। सेकंड टाइप है प्रॉब्लम सेंट्रिक। ये स्पेसिफिक इश्यूज सॉल्व करने या फिर किसी पर्टिकुलर पैशन को सपोर्ट करने पर फोकस करते हैं। ये एक कॉमन ड्राइविंग फोर्स इसलिए है क्योंकि स्टार्टअप्स ज़्यादातर ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। प्रॉब्लम सेंट्रिक प्रॉब्लम के साथ दो इश्यूज होते हैं। एक, जो प्रॉब्लम आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो वो शायद बहुत कम लोग फेस कर रहे हो, तो इसलिए आपके सॉल्यूशन की मार्केटेबिलिटी इतनी बड़ी नहीं होगी कि ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सके। सेकंड इश्यू है कि आपका मार्केट शायद उस प्रॉब्लम के लिए आपका सॉल्यूशन लाइक ना करे। थर्ड टाइप है प्रोडक्ट सेंट्रिक। जब एक सर्टेन प्रोडक्ट को लेकर आपका एक विजन होता है। इस टाइप का स्टार्टअप थोड़ा डेंजरस हो सकता है। अगर कोई आपका प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेगा तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? एक प्रोडक्ट सेंट्रिक स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले आपको अपना सेगमेंट या अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना होगा। आपको एक प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी जो आपका प्रोडक्ट उस सेगमेंट के लिए सोल्व कर सके। लास्ट टाइप में आता है टेक्नोलॉजी सेंट्रिक। ये तब होता है जब आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जिसे आप किसी एप्लीकेशन या प्रोडक्ट में बदल सके। यहाँ फेसबुक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो एक एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म दोनों है। आईफोन भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। जब आपको अपना ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगा तो आपके लिए अपने बिजनेस मॉडल के बारे में डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो सेगमेंट सेंट्रिक बिजनेस फेल होता है तो ये अपना प्रोडक्ट या प्रॉब्लम चेंज कर देगा। अगर कोई प्रॉब्लम सेंट्रिक स्टार्टअप फेल होगा तो ये अपना सेगमेंट, प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी ही चेंज कर देगा। आपके बिजनेस की वैल्यूज और आपके विजन का चोली दामन का साथ है। आपकी वैल्यूज तय करेगी कि आपको किससे खरीदना है, जैसे कि मटीरियल्स। साथ ही इससे ये भी डिसाइड होगा कि आप बेचोगे किसको। वो चेंजेस जो आप लाना चाहते हो आपके वैल्यूज से भी मैच होनी चाहिए। आपके बिजनेस का कल्चर आपकी सक्सेस में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कल्चर का मतलब ये नहीं है कि आपके ऑफिस का डिजाइन कैसा है या आपके एम्प्लॉयज कैसे कपड़े पहनते हैं, बल्कि आपके बिजनेस का कल्चर उस एनवायरनमेंट के बारे में है जो आप क्रिएट करते हो। ये आपके बिजनेस की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना चाहिए और साथ ही आपके विजन को अचीव करने में हेल्पफुल होना चाहिए। एक स्टार्टअप स्टार्ट करने का कोई करेक्ट कल्चर नहीं है, लेकिन इसे सक्सेसफुल होने के लिए कल्चर के कुछ पार्ट्स जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनना। एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा, टेस्टिंग और कस्टमर फीडबैक जैसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करती है। एक गुड स्टार्टअप कल्चर का एक और फीचर है पुशिंग पावर टू द एजेस। ये तब होता है जब आप सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स से फुल पावर स्ट्रक्चर रिड्यूस करते हो, यानी दूसरे शब्दों में कहे तो आप कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को एम्पावर करते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए जेपपोज, जो कि एक ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, अपने कॉल सेंटर एम्प्लॉयज को कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करती। जेपपोज अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन देता है, उन्हें वही करना है जो कस्टमर्स के लिए बेस्ट है। और उनकी ये पॉलिसी काफ़ी हद तक इफेक्टिव है, क्योंकि आखिरकार उनके एम्प्लॉयज ही कस्टमर्स को डायरेक्ट हैंडल करते हैं, इसलिए वो ही उन्हें बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। एक स्ट्रेटजी जो लीन स्टार्टअप्स को यूज़ करनी चाहिए वो ये कि उन्हें डिविजन से छुटकारा पाना चाहिए। एक ही बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट रखने की वजह से एफिशिएंसी में कमी आती है। बड़ी बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के अंदर अक्सर ये देखने में आता है कि सेल्स और अकाउंटिंग आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन कभी मार्केटिंग डिवीजन के साथ एग्री नहीं होता। तो आपके बिजनेस की ये अंदरूनी प्रॉब्लम्स एक्चुअल प्रॉब्लम्स से आपका ध्यान भटकाती है। ज़्यादातर लीन स्टार्टअप्स क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती है। इन टीम्स के अंदर इंजीनियर्स, मार्केटर्स और अकाउंटेंट्स मिलकर काम करते हैं। उनकी यही डाइवर्सिटी क्रॉस फंक्शनल टीम्स को बिजनेस प्रॉब्लम्स बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई और सोल्व करने में हेल्प करती है। अब क्योंकि कंपनी के अंदर कॉम्पिटिटिंग डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, तो सब साथ मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑल द फिश इन द सी। नए एंटरप्रेन्योर्स अक्सर ये बात नहीं समझते कि उनका प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं है, यानी वो इसे हर किसी को नहीं बेच सकते। इसलिए आपको हमेशा एक स्पेसिफिक ग्रुप या सेगमेंट की तलाश करनी होगी। एक बार जब आपको अपना सेगमेंट मिल जाए तो आप धीरे धीरे न्यू सेगमेंट्स कैप्चर कर सके। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने विजन और वैल्यूज पर ही चलना है। अपने सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तय करेगा कि आपका बिजनेस कैसे फंक्शन करने वाला है। जैसे अब एक लीन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट पुल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये सिचुएशन तब आती है जब आप अपना प्रोडक्ट सिर्फ कस्टमर्स की नीड बना रहे हो। ये ऐसा है जैसे क्लाइंट आपके बिजनेस से प्रोडक्ट को पुल कर रहा हो। ये कॉन्सेप्ट ये एंश्योर करता है
कि आपकी कंपनी के रिसोर्सेज वेस्ट ना जाए। अपना सेगमेंट डिफाइन करना खास तौर पर तब और भी ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक सेगमेंट सेंट्रिक स्टार्टअप हैं। जैसे कि अगर आप कहे वुमेन बिटवीन 18 to 73 ईयर्स ओल्ड, तो ये डेफिनेशन भी बहुत अनक्लियर है। इसलिए आपको अपना सेगमेंट कुछ इस तरह से डिफाइन करना होगा कि आपके कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं और आप उन्हें क्या सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हो। अपने सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने का एक इफेक्टिव मेथड है अपने कस्टमर्स का पर्सोना क्रिएट करना। हम ये नहीं कह रहे कि आपको कस्टमर्स के फीचर्स यानी उनकी शक्ल सूरत का डेटा कलेक्ट नहीं करना है, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से क्रिएट करना, जैसे उनका नाम और उनकी पर्सनैलिटी। जब आप ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट करोगे तो उनकी नीड्स को समझना एकदम ईजी हो जाएगा। इसके जैसा ही एक और मेथड है एंटी सेगमेंट क्रिएट करना। ये उस सेगमेंट का ऑपोजिट है जो आपका प्रोडक्ट पसंद करता है। एंटी सेगमेंट ऐसे लगता है जैसे उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद हो, पर असल में ये आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं करते। इसलिए अर्ली स्टेज में ही एंटी सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने से आपको अपनी मार्केट समझ में आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के कस्टमर्स आपको रिजेक्ट करने हैं। सलीम एक कंपनी के फाउंडर है जिसका नाम है न्यूको। वो एक ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं जिससे ये पता चल सके कि कैसे वेरियस इंग्रेडिएंट्स सोर्स्ड किए जाते हैं। सलीम का ये ऐप खास तौर से शेफ्स के लिए है, जिससे कि उन्हें अपना मेन्यू डिसाइड करने में आसानी हो सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर सालमन की सप्लाई कम हो रही है तो डेफिनेटली उसकी कीमतें बढ़ेंगी। ऐसे में शेफ्स के लिए ये डिसाइड करना इजी हो जाएगा कि उन्हें मेन्यू में सालमन रखना चाहिए या नहीं। सलीम का बिजनेस एक प्रॉब्लम सेंट्रिक बिजनेस है। वो पहले खुद एक रेस्टोरेंट ऑनर हुआ करते थे, इसलिए उन्हें अच्छे से मालूम है कि एक रेस्टोरेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। किसी एक इंग्रेडिएंट के प्राइस में चेंज आने की वजह से रेस्टोरेंट अपने फूड आइटम के प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते, और न रेस्टोरेंट ऑनर्स के पास इतना टाइम है कि वो हर बार प्राइस चेंज चेक करते रहे। अक्सर इनके अकाउंटेंट्स जो डेटा प्रोवाइड कराते हैं वो काफ़ी नहीं होता। सलीम प्रॉब्लम से तो वाकिफ थे, पर उन्हें सेगमेंट वगैरह की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। उन्हें लगता था कि बाकी रेस्टोरेंट ऑनर्स भी उन्हीं की तरह सोचते होंगे, इसलिए उनका क्लाइंट टारगेट हर वो इंसान था जिसका खुद का रेस्टोरेंट था। सलीम ने पर मंथ के हिसाब से 1999 खजंगाज का मंथली सब्सक्रिप्शन भी डिसाइड कर लिया था। यही एक बड़ी क्रिटिकल मिस्टेक थी जो सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से स्लिम को एक एडवाइजर मिल गया जिसने उन्हें सेगमेंट्स के बारे में बताया। जल्द ही स्लिम ने एंटी सेगमेंट क्रिएट किया। उनके इस एंटी सेगमेंट का नाम था जो एक छोटा सा इटालियन रेस्टोरेंट चलाता था। उसके बच्चे कॉलेज जाने लायक हो चुके थे और उसे अपना घर रेनोवेट कराना था। जो अपने बिजनेस को बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, उसे बस अपने रेगुलर कस्टमर्स से मतलब था। उसने अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी कोई खास चेंजेस नहीं किए थे, इसलिए जो जैसा इंसान सलीम का ऐप कभी यूज नहीं कर सकता था, वो तो शायद आईपैड भी यूज नहीं करता। सलीम ने जब ऐसे एंटी सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया तो वो समझ गए कि उनका पर्टिकुलर सेगमेंट क्या होगा। सलीम को अपना टारगेट क्राउड जैक में मिला। जैक एक इंडिपेंडेंट शेफ है। जैक का अपना सीफूड रेस्टोरेंट है जिसकी वो और भी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, और वो भी जल्द से जल्द। जैक कॉलेज ग्रेजुएट है और मार्केट ट्रेंड्स पर पैनी नजर रखते हैं। वो फ्रेश सीफूड ऑप्शन के हिसाब से अपना मेन्यू डेली अपडेट भी करते रहते हैं। लेकिन जैक को अवेलेबल प्रोडक्ट्स के हिसाब से अपडेट रखने में दिक्कत आती है, इसलिए सलीम की ये ऐप जैक के काफ़ी काम आ सकती है। इस तरह से सेगमेंट्स और एंटी सेगमेंट्स क्रिएट करके सलीम समझ चुके थे कि अपनी ऐप को मार्केट में कैसे लॉन्च करना है। उन्होंने डिफरेंट टाइप के यूजर्स के लिए स्पेसिफिक फीचर्स भी डिज़ाइन किए थे। इन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किए। गैर सलीम को शायद जो जैसे क्लाइंट मिलते जो उनका ऐप एकदम रिजेक्ट कर देते और सलीम का बिजनेस चलने से पहले ही फ्लॉप हो जाता। वायबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स। किसी भी बिजनेस को सिंपली इसके सेगमेंट से आइडेंटिफाई करना काफ़ी नहीं होगा। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप ये समझने के लिए भी एफर्ट्स करता है कि इसकी मार्केट बिहेव करती है। बेशक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करना एक बड़ा कमिटमेंट है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना भी जरूरी है कि आपके कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को किस तरह से ट्रीट करेंगे। वायबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स एक ऐसा मेथड है जिसे आप अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP जानने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ MVP उस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को प्रेजेंट करता है जो आपके प्रोडक्ट से मैच करनी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तब डिसाइड होगा जब आप ये टेस्ट करेंगे कि लोग आपके प्रोडक्ट पर पैसा खर्च करेंगे या नहीं करेंगे। वायबिलिटी टेस्ट्स 5 टाइप के होते हैं जिनकी नॉलेज हर लीन एंटरप्रेन्योर को होनी ही चाहिए। इसमें फर्स्ट टेस्ट है विजार्ड ऑफ ओजेड।
टेस्ट, जिसमें जब आप अपने कस्टमर्स के लिए एक वेब पेज क्रिएट करते हो ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स खरीद सके। लेकिन इसमें आप सिस्टम को मैन्युअली हैंडल करोगे। एक स्मॉल मार्केट में बिजनेस करते हुए आप अपने सेगमेंट्स के बारे में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। यहाँ हम शू कंपनी जप्पोज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्होंने विजार्ड ऑफ ओजेड के तौर पर शुरुआत की थी। कंपनी के फाउंडर निक स्विनबर्न ने पहले शू साइट नाम से एक वेब पेज क्रिएट किया। उसके बाद वो शू स्टोर्स में जाकर जूतों की पिक्चर्स खींचकर उन्हें अपनी साइट में अपलोड कर दिया करते थे। जब कस्टमर्स उनकी साइट विजिट करते और कोई ऑर्डर देते तो निक वही शूज स्टोर्स से जाकर खरीद लाते और कस्टमर्स को सेंड कर देते। वेबसाइट लॉन्च होने के कुछ ही महीनों बाद निक को हर हफ्ते $2,000 से भी ज्यादा वर्थ के ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। यहां तक कि उन्होंने इन्वेंट्री तक नहीं रखी थी। जब भी निक को कोई शू का ऑर्डर मिलता, वो तुरंत जाकर उसे लोकल शॉप से खरीद लाते और फिर उसे कस्टमर को शिपमेंट कर देते। निक को पता था इस काम में अभी उन्हें ज्यादा कमाई नहीं होगी, पर एटलीस्ट वह कस्टमर्स को अट्रैक्ट तो कर रहे थे। सेकंड टेस्ट है क्राउड फंडिंग टेस्ट। किकस्टार्टर्स और बाकी क्राउड फंडिंग साइट्स फंडिंग का एक बढ़िया तरीका है, लेकिन साथ ही ये एक इफेक्टिव मेथड भी साबित हो सकता है, ये देखने के लिए कि आपका आइडिया किस हद तक सक्सेसफुल रहेगा। ऐसी ही एक डिसरप्टिव इनोवेशन जो क्राउड फंडिंग टेस्ट यूज करने के लिए बड़ी फेमस है, वो है ओलोक्लिप। ये एक छोटा सा 3-in-1 लेंस है जो आईफोन्स की कैमरा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के काम आता है। ओलोक्लिप के क्रिएटर है पैट्रिक ओनील, जो अपना प्रोडक्ट एप्पल रिटेल स्टोर्स में बेचना चाहते थे। जैसा कि सब जानते हैं, एप्पल को अपना प्रोडक्ट बेचना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि एप्पल एक बड़ी और पावरफुल कंपनी है जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने के लिए जानी जाती है। अगर कोई कंपनी ये सोचती है कि एप्पल उसका प्रोडक्ट खरीद लेगा, तो उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ तो खास बात होनी चाहिए। ओलोक्लिप ने किकस्टार्टर यूज किया ये चेक करने के लिए कि लोग उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म की वजह से ओलोक्लिप को बहुत जल्द ही 300 बेकर्स मिल गए। इन लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा भी और उसे प्रोमोट भी खुद किया। नतीजा ये हुआ कि ओलोक्लिप तुरंत एप्पल की नज़र में आ गया। नेक्स्ट टेस्ट है लैंडिंग पेज टेस्ट। ये तब होता है जब आप अपने प्रोडक्ट की वायबिलिटी चेक करने के लिए एक सिंपल वेबसाइट क्रिएट करते हो। जैसे अगर कोई आपके ऑनलाइन स्टोर में किसी लिंक में क्लिक करता है, तो आपका लैंडिंग पेज सबसे पहले उसका स्वागत करेगा। लैंडिंग पेज टेस्ट उस सूरत में कंफ्यूजिंग हो सकता है जब आपको ये ना पता हो कि रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट किए जाए। इस टेस्ट के लिए एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आप 3 वेरिएबल्स चेक कर रहे हैं। नंबर 1, पेज पर नंबर ऑफ विजिट्स। ये बताएगा कि आप कस्टमर्स को किस हद तक अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि आपका मार्केटिंग प्रोसेस अच्छा जा रहा है। नंबर 2, अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यानी आपका मैसेज डिलीवरी सिस्टम अच्छा है, यानी कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं। नंबर 3, अगर वो परचेज करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, तो यानी आपका प्रोडक्ट वाकई में वायबल है। फोर्थ टेस्ट है कॉन्सियर्ज टेस्ट। ये कुछ विजार्ड ऑफ ओजेड जैसा ही है। इसी मेनली वो बिजनेसेस यूज करते हैं जो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं जहां बायर्स और सेलर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है टेकलेंसिस। ये एक साइट है जो म्यूजिक टीचर्स और स्टूडेंट्स को जोड़ती है। कॉन्सियर्ज टेस्ट ई-कॉन्सियर्ज टेस्ट बायर्स और सेलर्स को मैन्युअली कनेक्ट करती है। फिर आप खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या बायर्स और सेलर्स को ऑनलाइन साथ जोड़ना प्रॉफिटेबल है या नहीं। फाइनल और मोस्ट वेल नोन टेस्ट, प्रोटोटाइपिंग। ये तब होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए उसका एक रियलिस्टिक मॉडल क्रिएट करते हैं। इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट की कमियां स्टार्टिंग में ही पता चल जाती है, ताकि आप उसे फाइनल स्टेज तक ले जाने से पहले ही फिक्स कर लें। कंक्लूजन, सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा कि प्रेजेंट टाइम में स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए एकदम परफेक्ट एनवायरनमेंट है। आजकल इंटरनेट की वजह से चीजें काफी इजी हो गई हैं। जैसे अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है और आप उस आइडिया को एक बिजनेस में तब्दील करना चाहते हो, तो फंडिंग का कोई इश्यू नहीं है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने एक्सपेरिमेंट्स करना काफी किफायती और रिस्क फ्री हो गया है। लीन स्टार्टअप्स कंटिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूविंग पर फोकस करते हैं। इन इम्प्रूवमेंट के थ्रू ये ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर पाते हैं जो उनके कस्टमर्स के लिए वैल्यूएबल होते हैं। सेकंड चीज, आपने पढ़ा कि ट्रेडिशनल बिजनेस जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। आपने पढ़ा कि कैसे हम क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ और ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं।
अब आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने बिजनेस में अंदर किस टाइप का कल्चर प्रमोट करना है जो कि आपको अपने विजन तक पहुंचने में और अपनी वैल्यूज रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर सके। साथ ही आपने स्टार्टअप्स के पीछे की डिफरेंट ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा, यानी आपका बिजनेस सेगमेंट सेंट्रिक, प्रोडक्ट सेंट्रिक या टेक्नोलॉजी सेंट्रिक, इनमें से कोई भी हो सकता है। थर्ड, आपने पढ़ा कि आप हर किसी को सेल नहीं कर सकते, यानी अब आपको वो सेगमेंट आइडेंटिफाई करना होगा जिसे आपका बिजनेस सर्व करेगा। इस दौरान हो सकता है आपको कुछ सेगमेंट रिजेक्ट भी करने पड़े, चाहे बेशक उनसे आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ही क्यों ना हो रहा हो। फोर्थ, आपने 5 इंपॉर्टेंट वायबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी पढ़ा, जो है लैंडिंग पेज टेस्ट, डी कॉन्सियस टेस्ट, द विजर्ड ऑफ ओजेड टेस्ट, डट क्राउड फंडिंग टेस्ट और प्रोटोटाइपिंग। ये आपको ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेंगे कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। फेलर का डर शायद आपको स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने से रोक रहा होगा, या फियर ऑफ चेंज के डर से शायद आप अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने से बच रहे होंगे। लेकिन आप लकी है, आज के टाइम में आप कम से कम रिस्क में अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते। अपने आइडियाज़ पर भरोसा रखो, जहां भी मौका मिले अपना आइडिया प्रेजेंट करने से डरो मत। अपने आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहो जब तक कि आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल जाता। बस आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग बनाए रखनी है ताकि आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के ओनर बन सको और इस दुनिया को बदल सको।